ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो क्लास है इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड बैंक के जो भी एंटीकोगुलेंट यूज हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो आपका ब्लड बैंक का एंटीकोगुलेंट है आपके पूरे ब्लड बैंक का बहुत ही अहम रोल इंपॉर्टेंट मतलब की रोल अदा करता है। इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे गलतियां करते रहते हैं। तो आज सारे पॉइंट्स जो आपके एंटीकोगुलेंट वाले हैं ब्लड बैंक के वो क्लियर हो जाएंगे। आज से अगर आप अच्छे तरीके से क्लास ले लोगे, बाद में फिर रिवीजन कर लोगे, ठीक है, और ध्यान पूर्वक यहाँ पे, ठीक है, अपनी निगाहों को गड़ाए रहोगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राज भाई गुड इवनिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है। ठीक है, दोबारा उससे पहले हम लोगों ने हेमेटोलॉजी में एंटीकोगुलेंट पढ़ा था, तो एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है। देखिए, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब हिंदी में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रति, या फिर कह सकते हो कि रोकना। ठीक है, इसको कह सकते हो रोकना। ठीक है, प्रत हो गया, रोकना हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, और कागुलेंट, कागुलेंट का मतलब क्या होता है, थक्का। ठीक है, तो थक्का को रोकने वाला जो काम करता है ना वो क्या होता है, एंटी कागुलेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कागुलेंट होते हैं। जो भी आपके केमिकल थक्का को रोक दें वो क्या हो जाते हैं, आपके एंटी कागुलेंट हो जाते हैं। अब थक्का बनता किसका है भाई, तो थक्का बनता है आपके ब्लड का। तो इसका मतलब किसको रोकना है, ब्लड क्या, जो आपका थक्का बन रहा था, क्लॉट बन रहा था, उस क्लॉट को जो रोकने का काम करता है वो क्या होता है, एंटी कागुलेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये समझना है हमको कि हमको किस लिए जरूरत पड़ती है एंटीकोगुलेंट की, आखिर में सब कुछ काम हो जाता। तो देखिए, अगर मैं हेमेटोलॉजी के संदर्भ में बात करूं, ठीक है, पहले बात तो मैं हेमेटोलॉजी की बात में करूंगा। तो देखिए, हेमेटोलॉजी में क्या होता है कि कुछ टेस्ट तो आपके हो जाते हैं कि क्लॉटेड ब्लड की आवश्यकता होती है, आपको सीरम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बट कुछ ब्लड की आवश्यकता होती है होल ब्लड की। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि हमारे कुछ टेस्ट हैं जिसमें हमें होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके ये टेस्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे अगर होल ब्लड की बात करें तो सीबीसी जैसे हो गया, मान लो आपके लैब में जाना है और आपको सीबीसी कराना है, तो आपको एक होल ब्लड की आवश्यकता होगी। और आप सभी को ये पहले से ज्ञात है कि अगर हमारे शरीर से ब्लड बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका थक्का बन जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, ये पहले से आपको पता है, बचपन से आपको पता है कि अगर मेरे शरीर से बाहर ब्लड आया, कट गए, किसी तरीके से बाहर आया, तो उसका क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का बन जाता है। ठीक है, बट हमको चाहिए कैसा ब्लड, हमको चाहिए ऐसा ब्लड जो कि क्लॉट ना हो और बाहर चाहिए। ठीक है, टेस्ट लगाना है तो हमें विट्रो फॉर्म में चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे केमिकल का उपयोग करते हैं जो कि क्या होता है, हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी कागुलेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा सबस्टेंस, ऐसा केमिकल जो कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है उसे क्या कहते हैं, एंटी कागुलेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे संदर्भ में बात करेंगे कि ब्लड बैंक में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए भाई, आप सभी को पता है कि ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है और एक दूसरे को ब्लड दिया जाता है, यानी कि जिसको ब्लड की आवश्यकता है उसको ब्लड हम देते हैं। अब ब्लड देने का मतलब यहाँ पे किससे है, यहाँ पे ब्लड का मतलब है होल ब्लड से। ठीक है, वो पूरी लिक्विड के फॉर्म में होगी, ना कि क्लॉटेड ब्लड हम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो आपका एकदम होल ब्लड के रूप में सर्कुलेट करेगा, ना कि क्लॉटेड के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे जो जो हमने ब्लड को निकाला है, डोनर से ब्लड को निकाला है, फ्रिज में रखा है और वो क्लॉट ना हो कई दिनों के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एंटी कागुलेंट यूज करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे होता है कि वो आपका दूसरा एंटी कागुलेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ हम दूसरे प्रकार के एंटी कागुलेंट यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम हेमेटोलॉजी में जो एंटी कागुलेंट यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर कोई केमिकल ऐसा पड़ा है जो कि हानिकारक है, तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें टेस्ट ही तो करना था, टेस्ट करके हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। बट जो ब्लड बैंक का एंटी कागुलेंट है बच्चे, इसमें हमें ऐसा एंटी कागुलेंट चाहिए जो ब्लड का क्लॉटिंग तो रोके ही, साथ साथ में हमारे शरीर में कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए थोड़ा सा हमें क्या होता है, डिफर एंटी कागुलेंट को लेना पड़ता है। ठीक है भाई, शैलेंद्र हेलो बच्चे, स्वाति गुड इवनिंग बच्चे, राज भाई गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली में एंटी कागुलेंट होता क्या है और ब्लड बैंक में कौन से एंटी कागुलेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी और हेमेटोलॉजी में हमें एंटी कागुलेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है। और हमारा जो ब्लड बैंक का एंटी कागुलेंट है थोड़ा सा डिफर क्यों होता है हमारे हेमेटोलॉजी के एंटी कागुलेंट से, डिफर इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड बैंक का एंटी कागुलेंट होता है एक्चुअली में उसमें जो एंटी कागुलेंट पड़े होते हैं आपके बैग में, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर में ऐसे एंटी कागुलेंट चाहिए जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो हमें लगता है कि इतना जो बेसिक पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ बच्चों। लेट आने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर यही होता है कि रिपीट करना पड़ता है, लेकिन रिपीट मैं नहीं करूंगा, आप प्रीवियस करके वीडियो देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये मेंशन है, तो भाई ये तो समझ गए ना कि ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा ब्लड थक्का ना जमे, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड जाएगा, ठीक है, डोनर वाला ब्लड जो जाएगा वो हमेशा होल ब्लड के फॉर्म में ही रहे, तो सही है। ठीक है,
तो सही क्या है, एकदम से होल ब्लड ही चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे जो हमारा मेंशन है, कह सकते हो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो जो चीज हमने बताई ना अभी कि ऐसा एंटीकोगुलेंट चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नुकसान न पहुंचाए, तो सेम चीज यहाँ पे बताया गया है कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए आपके ब्लड बैंक के एंटीकोगुलेंट के लिए जो आपके लिए सुटेबल है। तो पहला जो पॉइंट आपका मेंशन ये है, ये कह रहा है इट शुड इफिशिएंट प्रिवेंट क्लॉट ऑफ ब्लड विथ मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसा एंटीकोगुलेंट होना चाहिए जो कम मात्रा में लें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या कर सके, क्लॉट कर सके। ठीक है, अगर आप ज्यादा एंटीकोगुलेंट ले लेंगे और पता चलेगा कि आधा ब्लड लिया, 1:1 में आपने एंटीकोगुलेंट और ब्लड को लिया है, पता चला कि आपके शरीर में गया, कुछ दूसरा नुकसान कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में हम एंटीकोगुलेंट का यूज करें और वो हमारे ब्लड को क्या कर दे, टाइमली क्लॉट कर दे, तो उसको उस प्रकार के हमें एंटीकोगुलेंट की जरूरत होती है किसमें, ब्लड बैंक में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है आपके क्राइटेरिया में कि कौन सा आपका एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, यानी कि यह टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, एंड प्रोड्यूस एनी, ठीक है, डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जो आप ब्लड डाल रहे हो अपने अंदर, अपना मतलब कि जो रेसिपिएंट ब्लड ले रहा है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। तो भाई ब्लड टॉक्सिक कम नहीं होगा जब इसमें आप बेहतरीन तरीके वाला आप एंटीकोगुलेंट यूज करोगे। तो यही कहने का मतलब है कि आपका जो एंटीकोगुलेंट है वो एंटीकोगुलेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आपके शरीर पे ना पहुंचे, यानी कि जो आपका रेसिपिएंट है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ना पहुंचे, ऐसे हमें क्राइटेरिया की जरूरत है, ऐसे प्रकार के एंटीकोगुलेंट की जरूरत है हमारे ब्लड में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड नॉट अल्टर एनी द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कलेक्टेड ब्लड। अब इसका मतलब क्या है भाई, समझना। देखिए यहाँ तो कह रहा था कि कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट ना मतलब कि बनाए आपके शरीर में या फिर ज्यादा कोई दुष्प्रभाव न डाले आपके शरीर में। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, जो आपका ब्लड है, अब इस ब्लड में आप सभी को पता है कि प्लाज्मा होगा, ठीक है, आप सभी को पता है प्लेटलेट होगा, आप सभी को पता है पीआरबीसी होगा, ठीक है, फिर आपको सभी को पता है क्रायोप्रेसिपिटेट या फिर आप कह सकते हो व्हाइट ब्लड सेल होगा। तो ये कह रहा है कि जितने भी ब्लड के कंपोनेंट हैं, इन सभी ब्लड के कंपोनेंट में कोई अल्टरनेशन इफेक्ट ना यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसा एंटीकोगुलेंट ना ले लो कि पता चले कि आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसके रेशियो को ही बढ़ा दिया या उसको डेड कर दिया या उसमें क्लम्पिंग हो गई उसके सेल में। तो ऐसे प्रकार के एंटीकोगुलेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये भी सिलेक्शन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में हम लोग एंटीकोगुलेंट का उपयोग करें जो क्या करे, किसी भी आपके ब्लड के कंपोनेंट पे कोई दुष्प्रभाव ना डाले या फिर उसमें कोई अल्टरनेशन ना कॉज करे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इट शुड हेल्प टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड ब्लड व्हेन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपको ब्लड बैंक में ऐसे एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता है जो क्या करे, थोड़े से मात्रा में उसको लें और उसकी जो स्टेबिलिटी है यानी कि जो टाइमिंग है आपके स्टोरेज की उसको बढ़ा दे, जब हम उसको किस में स्टोर करें, जब हम उसको रेफ्रिजरेटर या फिर कह सकते हो फ्रिज में स्टोर करें। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट थे आपके, ठीक है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया जो है कि हम किस प्रकार का एंटीकोगुलेंट लेंगे, कैसा कैसा एंटीकोगुलेंट लेंगे। हम ऐसे एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे जो हमारे ब्लड को कम समय में क्लॉट कर दे और कम मात्रा में क्लॉट कर दे। दूसरा पॉइंट हमें क्या है, हम ऐसे एंटीकोगुलेंट को चूज करेंगे जो टॉक्सिक ना हो और साथ साथ में बहुत कम ही अपना जो हानिकारक प्रभाव है हमारे रेसिपिएंट पे डाले, यानी कि जो हमारा ग्राही है, जो हमारा मरीज है, उस पर कम प्रभाव पड़े, ज्यादा उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो ठीक है भाई, कोई हम आर्टिफिशियल चीज ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ज्यादा कोई चीज ऐसा ना करे कि पता चले उसका डेथ ही हो जाए। तीसरा पॉइंट आपका है, हमें ऐसे एंटीकोगुलेंट की जरूरत है जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट है, चाहे प्लाज्मा, प्लेटलेट, पीआरबीसी हो, चाहे क्रायोप्रेसिपिटेट हो, इन सब में जो सेल हैं इन सेल पे कोई अल्टरनेशन इफेक्ट न डाले, हमें ऐसे एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। चौथा जो पॉइंट है आपके क्राइटेरिया में, हमें ऐसे एंटीकोगुलेंट की जरूरत है जो हमारी जो टाइमिंग है ना, वो इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा दे, टाइमिंग के साथ उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए रखे जब हम इसको किसी भी रेफ्रिजरेटर में रख दे। तो ये आपके एंटीकोगुलेंट की क्या हो गई, क्राइटेरिया हो गई। और यही एंटीकोगुलेंट की जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं हेमेटोलॉजी का जो एंटीकोगुलेंट है उससे ये डिफर करता है। क्लियर हुआ, कमेंट करके बताओ। क्लियर हुआ बच्चे, कमेंट करके बताओ। ठीक है संदीप भाई, क्लियर है तो और बच्चों कमेंट करके बताओ, जो नए बच्चे हैं उनको कोई डाउट है। जो आज नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सौरभ भाई, स्वाति क्लियर है। देखो कुछ बच्चे हैं जिनको क्लियर इसलिए होता है क्योंकि वो ठीक हैं अपने हिसाब से, मैं उनको कहूंगा। ठीक है, और नए बच्चे जो है भाई, मुत्तुराज एक बच्ची और जो आज ज्वाइन हुई है, ठीक है, पटेल करके, वो ठीक है बताया आपको क्लियर है कुछ, पीएस टोन टोनरे, ठीक है भाई क्लियर है।
सुलेखा पटेल, ठीक है, आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपने एंटी कोगुलेंट के बारे में समझा होगा कि एंटी कोगुलेंट एक्चुअली में है क्या। दूसरा यहाँ पे आपने समझा होगा कि आपका जो क्राइटेरिया है आपके सिलेक्शन का, कि आप किस प्रकार के एंटी कोगुलेंट को यहाँ पे लोगे कि आपका वो कुछ भी नुकसान ना करे, ठीक है। जैसे आपने ईडीटीए के बारे में पढ़ा होगा, ईडीटीए के बारे में जब पढ़ा ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर उसको ज्यादा टाइम के लिए रख रहे हो तो आपके डब्ल्यूबीसी में क्लंपिंग काज कर रहा है, प्लेटलेट में क्लंपिंग काज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें एंटी कोगुलेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संदीप चौहान नए हो? अरे हम 2 दिन से आपको देख रहे हैं, तो नए कैसे हुए? जो आज आए उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने सिलेक्शन कर लिया भाई कि हमें कौन कौन से एंटी कोगुलेंट चाहिए, ये सिलेक्शन दिया है। एक हमारा एसिडी सोल्यूशन है, दूसरा हमारा सीपीडी है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा सीपीडी ए1 होगा यहाँ पे, और उसके बाद में फिर सैगम का यहाँ पे उपयोग करें। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या होते हैं आपके ये सब एंटी कोगुलेंट, ठीक है। तो पहला जो हमारा एंटी कोगुलेंट है ये आपका होता है एसिडी सोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। क्या होता है भाई? एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना होगा एसिडी का फुल फॉर्म क्या होगा, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है भाई, ये क्या करता है, तो आपको कह सकते हो कि आपका एनर्जी देता है, ठीक है। ये आपके एनर्जी देने के काम करते हो। जो साइट्रेट है, एसिड साइट्रेट जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं एज ए एंटी कोगुलेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा कि ये एनर्जी का क्या मतलब है। देखो, आप जो एंटी कोगुलेंट यहाँ पे यूज कर रहे हो बच्चे, ये सभी एंटी कोगुलेंट में क्या करना है कि जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, क्या करना है, उनको एनर्जी देते रहना है एज ए एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो उनको एनर्जी देने के लिए उनको देने के लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो एनर्जी देने का काम करता है, और जो मेन आपके थक्का बनने से रोक रहा है वो आपका क्या है, एसिड साइट्रेट है। यही आपका एंटी कोगुलेंट का मेनली काम करता है बच्चों, ठीक है। ये आपका किस प्रकार का एंटी कोगुलेंट है, तो कह सकते हो आपके कैल्शियम को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक चीज और मेंशन कर दी है कि आपकी जो एसिडी सोल्यूशन है, अगर आप इस प्रकार के एंटी कोगुलेंट का उपयोग कर रहे हो तो आप इसको 14 दिनों के लिए अपने ब्लड को स्टोर कर सकते हो। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। देखो, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, इसीलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जो गोटकर की बुक है उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एसिडी सोल्यूशन आर एज फॉलो, यानी कि जो आपका मोस्ट कॉमनली एसिडी सोल्यूशन है उसको कुछ इस प्रकार से हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेबल बने हुए हैं, इस टेबल में कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये कह रहा है कि जो आपका NiH का फार्मूला है, NiH का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि NiH फार्मूला ए है, और उसके बाद में आपका NiH फार्मूला 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक बन जाता है क्या, एक आपका बन जाता है ब्रिटिश का फार्मूला। हमें लग रहा है कुछ इसमें कट गया है क्या, कट गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझना, हाँ, यहाँ पे ये है और बी है, सॉरी, ये आपका एक है NiH फार्मूला ए और NiH फार्मूला बी, इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि NiH होता क्या है। प्रियंका मौर्य, गुड इवनिंग, बहुत लेट कर दिए बच्चे, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, टाइमली आ जाया करो, वैसे हम भी लेट थे, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, NiH का मतलब क्या हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। उसके बाद में एच का क्या मतलब हो जाता है, ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो अगर इसकी बात माने, NiH की बात माने, तो ये दो प्रकार से फार्मूला बनाता है। एक आपका ट्राइसोनाइट्रेट का बताएगा कि आप 22 ग्राम ले लीजिए, और 13.2 ग्राम जो आपका फार्मूला भी है इसको ले सकते हो, ठीक है। साइट्रिक एसिड यहाँ पे जो लोगे आपका यहाँ पे 8 ग्राम हो जाएगा, और 4.8 ग्राम हो जाता है आपका NiH, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपका ट्राइसोडियम साइट्रेट 22 ग्राम, और अगर बात करें NiH फार्मूला बी की तो 13.2 ग्राम। उसके बाद में साइट्रिक एसिड की बात करें तो 8.0 ग्राम, 4.0 ग्राम, ठीक है। दोनों यहाँ पे फार्मूला है। उसके बाद में डेक्सट्रोज की जो बात करता है 24.5 ग्राम, और फिर उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, 14.7 ग्राम, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है, 1000 ml, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे 1000 ml डिस्टिल वाटर का उपयोग कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा समझना बच्चे। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। तो भाई समझ लेना इन पॉइंट्स को। ये कह रहा है कि NiH फार्मूला, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इसके जो ये जो रिकमेंड करता है, इसके हिसाब से अगर बनाओगे तो ये सोल्यूशन लोगे, ठीक है, ये मात्रा लोगे। अगर उसके जो सेकेंड वाली फार्मूला है ये वाला लोगे तो ये वाला होगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है,
बस बताना था कि कुछ चीजें छूटे ना, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। दूसरा आपका यहाँ पे होता है क्या, ब्रिटिश फार्मूला। ठीक है, ब्रिटिश फार्मूला की अगर बात करेंगे तो इसमें ट्राई सोडियम साइट्रेट जो कि आपके मोनोहाइड्रेट होते हैं 2 ग्राम यहाँ पे, और डेक्सट्रोज आपका 5 ग्राम, और उसके बाद में डिस्टिल वाटर यहाँ पे 120 ml यानी कि 120 ml यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि रिकमेंडेड प्रॉपर, ठीक है, प्रोपोर्शन पर 100 ml ब्लड एज ए फॉलोज। तो इस तरह से अगर आप 100 ml ब्लड में आप इसको मिलाना चाहते हो तो कितना लोगे, ये आपको समझना है भाई। देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं कि अगर हम बात करेंगे 100 ml के लिए तो कितना परसेंट हम यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है NaH सोल्यूशन ए, NaH सोल्यूशन बी या फिर ब्रिटिश फार्मूला, तो किस हिसाब से यूज करते हैं। तो NaH को जो करोगे भाई, ठीक है, 15 ml, NaH भी अगर यूज कर रहे हो तो 100 में आप 25 ml, और अगर ब्रिटिश फार्मूला का यूज कर रहे हो तो आप 28.5 ml यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, 28.5 कितने में भाई, 100 ml में। शायद एग्जाम में एक प्रश्न आया था, NHM की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ इस तरह से पूछा था कि इतने ml आप ब्लड में कितना एंटी कोगुलेंट यूज करोगे। अब ये नहीं पता, हमको याद नहीं आ रहा है कि एसिडी का पूछा था, ठीक है, कि किसी दूसरे का पूछा था, बट इस तरह से अगर पूछेगा ना तो आप जोड़ घटा के क्या कर लोगे। लेकिन जब आपको ये याद रहेगा तब ना, जब आपको ये पॉइंट याद रहेगा तभी ना कर पाओगे भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको लर्न करो। ठीक है, संदीप कह रहे हैं 14 ml होता है। देखो भाई 14 ml होता है, अपने हिसाब से वो लर्न करना, वो सही है आपका बात, एग्जाम के लिए वो बेटर है, बट जो यहाँ पे कह रहा है, बुक कह रहा है, उसके हिसाब से भी चलना होगा। तो मैं उसी की बता रहा हूँ। NaH फार्मूला जो है आपका सोल्यूशन ये वाला, इसमें 15 ml, NaH भी सोल्यूशन 25, और ब्रिटिश जो फार्मूला है अगर उसके हिसाब से चलोगे तो 28.5 यानी कि 28.5 ml यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 14 ml भी आपका सही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कि वो गलत है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया एसीडी सोल्यूशन। स्टोरेज जो टाइमिंग है लर्न कर लेना, 14 दिन का होता है। ठीक है, इसमें पढ़ा क्या होता है, तो एसिड साइट्रेट डेक्टोज प्ले होती है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो ये को आपका हो गया एंटी कोगुलेंट। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो आपका है क्या, बिल्कुल संदीप, ये तो ये आपके हिसाब से सही है, 350 में 49 ml। ठीक है, अगला आपका क्या है, सेकेंड नंबर का सीपीडी सोल्यूशन। ठीक है, क्या है आपका सीपीडी सोल्यूशन, ध्यान रखना, सीपीडी दूसरा एंटी कोगुलेंट है, सीपीडी सोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइट्रेट फास्फेट, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज सोल्यूशन। क्या फुल फॉर्म होता है, सीपीडी। ठीक है, साइट्रेट फास्फेट फास्फेटेट, ठीक है, और डेक्सट्रोज। फास्फेट कहना, कहीं कहीं फास्फेटेज लिखा रहता है तो वो बार बार निकल रहा है। ठीक है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पड़ा होता है, देखो भाई, साइट्रेट के हिसाब से यहाँ पे साइट्रिक एसिड 3.2 ग्राम, सोडियम साइट्रेट आपका पड़ा रहेगा 25.8 ग्राम, ग्लूकोज आपका कितना रहेगा 25 ग्राम, और इसमें सोडियम फास्फेट जो होता है आपका, जो कि ये फार्मूला बनता है NaH2PO4 इंटू H2O। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो 2.8 ग्राम यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये आपका रहता है मात्रा, मात्रा से ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस एक तरह से सरसरी नजर बना लेना है इस पे। अब इसको कह रहे हैं कि डिजोल्व इन 1000 ml डिस्टिल वाटर। अब ये कितना लेते हैं ये देखना, देखो अब जो आप बता रहे थे संदीप ना, ये देखो, फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 14 यानी कि 14 ml ऑफ सीपीडी सोल्यूशन इज यूज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको समझ लेना। ठीक है, यानी कि 14 ml आप लोगे, 14 ml सीपीडी लोगे 100 ml ब्लड में। ठीक है, 100 ml ब्लड के लिए 14 ml आप कितना लोगे, सीपीडी लोगे। ठीक है, तो ये याद रखना, सीपीडी की बात करता है 14 ml। ठीक है, वही तो मैं कह रहा था, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 14 ml ऑफ सीपीडी सोल्यूशन इज यूज, ये लर्न करना होगा। सीपीडी का जो टाइमिंग है वो कितना होता है, तो स्टोरेज टाइमिंग यहाँ पे 21 डे है, लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सीपीडी का जो टाइमिंग है कितना होगा भाई, तो 21 डे होगा। ठीक है, 21 डे इसको रखोगे, ये ध्यान रखना, जितने भी रखने की पॉइंट है ना, ये सब होल ब्लड की बात की जा रही है, और आपका जो टेम्परेचर है आपके फ्रीजिंग का वो 2 to 6 डिग्री पे बात किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं कि बिना फ्रीज की बात किया जा रहा है, सब पे 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस सभी को हम स्टोरेज पे रखेंगे। ठीक है, ठीक है संदीप, आगे देखते हैं, सैगम का जब आएगा बात तो सैगम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साइट्रेट, सैगम और आपका सीपीडी1 में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता है। ठीक है, बस एक एक आपके जो है सोल्यूशन ऐड हो जाते हैं। तो आपका सीपीडी हो गया दूसरा सोल्यूशन भाई। तीसरा आप यहाँ पे समझ लेना, तीसरा आपका होता है सीपीडी A1 सोल्यूशन। ठीक है, सीपीडी A1 सोल्यूशन।
फुल फॉर्म क्या बनेगा, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, यानी कि ए फॉर क्या हो जाएगा आपका एडेनिन हो जाएगा। और सब आपका सेम रहेगा, सीपीडी का फुल फॉर्म होगा साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो इसको क्या कह देते हैं, सीपीडी ए1। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन है, ये मेंशन है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीपीडी ए1 सॉल्यूशन आर एग्जैक्टली सेम एज सीपीडी, यानी कि इसका जो सोल्यूशन का जो कह सकते हो कि क्या क्या कितना पड़ा हुआ है, तो सेम एज है सीपीडी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला यहाँ पे लिख दोगे तो आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन है क्या लिखा है कि जो भी चीज पड़ा हुआ है सेम एज है किसकी तरह है, सीपीडी की तरह है, बस एक्सेप्ट फॉर एडेनिन ऑफ 27.5 मिलीग्राम ऑफ एडेनिन पर लीटर ऑफ सोडियम, यानी कि पर लीटर ऑफ जो सोडियम है उस पर लीटर ऑफ सोडियम में 27.5 मिलीग्राम केवल क्या पड़ा हुआ है, आपका एडेनिन पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो आपका ए है ना, ए आपका एक्स्ट्रा पड़ा है 27.5 मिलीग्राम पर सोडियम, ठीक है, पर सोडियम लीटर, ठीक है, पर सोडियम लीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितना भी ठीक है केमिकल है सीपीडी वाला, वही सेम यहाँ पे हो जाता है सीपीडी ए1 वाले में भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3.2% में जो है साइट्रेट एसिड ग्राम में, सोडियम साइट्रेट 25 ग्राम में, तो यही आपका ग्लूकोज आपका 25 ग्राम में, सेम कुछ आपका यह रहेगा, बस आपका जो एडेनिन है वो आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि एडेनिन है क्या, ठीक है, तो एडेनिन के बारे में देख लो। एडेनिन प्रोवाइड एटीपी मॉलिक्यूल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टेड ब्लड, यानी कि जब इसमें हम एडेनिन को ऐड कर देते हैं तो जो आपका एडेनिन है वो क्या करता है, आपका जो आरबीसी है इस आरबीसी को क्या देता है भाई, एटीपी देता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन टाइप फास्फेट, ठीक है, एडेनोसिन लिख लो भाई, सॉरी, एडेनोसिन टाइप फास्फेट, ठीक है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। तो एडेनाइन एडेनिन क्या करता है इसमें, एडेनिन जब अगर जुड़ जाता है तो आपकी जो आरबीसी है इस आरबीसी को एटीपी देता है, जिससे इसकी जो स्टोरेज की टाइमिंग है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो आपका सीपीडी पे 21 दिन चल रहा था वो आपका कितने दिन पे चला जाएगा भाई, वो 35 दिनों के लिए चला जाएगा, ठीक है। देखो स्टोरेज जो टाइमिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे 35 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 35 दिन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझना है, सीपीडी ए1 की बात हो गई, ठीक है, ये आपकी किसकी बात हो गई, सीपीडी ए1 की बात हो गई, ठीक है। सीपीडी ए1 की टाइमिंग 35 दिन, कितने टेम्परेचर पे, तो वही 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। एडनीन क्या कर रहा है, एडनीन आपका जो है वो आपके आरबीसी को एटीपी दे रहा है, जिससे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। कितना लेते हैं, तो 27.5 मिलीग्राम यहाँ पे लेते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे समझेंगे टाइप ऑफ ब्लड बैग के बारे में, ठीक है, क्या टाइप ऑफ ब्लड बैग के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि जो ब्लड बैग होता है किसका बना होता है, ठीक है, बताओ भाई। तो पीसीबी का बना होता है, बेहतरीन पीसीबी के बने होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड बैग आपके ब्लड बैग में यूज हो रहे हैं, एक आपका डबल बैग यूज हो रहा है, एक आपका ट्रिपल बैग यूज हो रहा है, ठीक है, सिंगल बैग यूज हो रहा है, उसके बाद में ठीक है क्वार्टपल बैग यूज हो रहा है, यानी कि 4 बैग यूज हो रहा है, ठीक है। तो सब समझो यहाँ पे सभी लोग, सेम शैलेंद्र भाई, सेम सेम यहाँ पे पूरा यही 14 रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 14 ml यहाँ पे रहेगा, 14 ml रहेगा, बस केवल उसमें एडेनिन एक्स्ट्रा हो जाता है और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। देखो जब इसमें क्या है ना, समझो क्यों वही रहेगा, क्योंकि ये जो आपका केमिकल है, केमिकल सब उसी मात्रा में पड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए आपका उसी के मात्रा में हम लेंगे 14 ml, यानी कि 14 ml पर 100 ब्लड आपका, ठीक है, 14 ml शैलेंद्र भाई, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कमेंट करो भाई।
आप कमेंट करो, शायद आप दिख जाए। ठीक है भाई, कविता पाल को क्लियर है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ब्लड बैग के बारे में समझो। यहाँ पे टाइप ऑफ ब्लड बैग का समझाने का मतलब ये है भाई कि कितने ठीक है, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, तो ये कहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, समझना। तो सिंगल में क्या होता है भाई, समझ लो सभी लोग, कमेंट करके बताओ। सिंगल ब्लड ब्लड जो आपका होता है, ठीक है, बैग, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका होल ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, ठीक है। ठीक है, बताते रहो भाई संदीप। डबल बैग जो आपका होता है उसमें क्या क्या होता है, बताओ भाई। डबल में क्या क्या होता है, मुत्तुराज, डबल में क्या होगा, खुद से बताओ, मैं खुद यहाँ पे लिख दूंगा। प्लाज्मा पीआरबीसी, ठीक है, डबल में प्लाज्मा और आपका पीआरबीसी। ट्रिपल में क्या होगा, ठीक है सुरेंद्र भाई, पीआरबीसी प्लस प्लाज्मा। ट्रिपल में क्या होगा, तो प्लाज्मा प्लस पीआरबीसी प्लस प्लेटलेट, ठीक है। फोर में क्या होगा, फोर में बताओ सभी लोग। देखो फोर में एक्चुअली में क्या होता है कि, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, तो वही प्लाज्मा का फ्रेश फ्रोजन कर लेना भाई, एफएफपी। ठीक है, हाँ दीपक भाई राइट ने किया फोर्थ वाले में। देखो फोर्थ वाला जो होता है एज ए सेम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है आशीष भाई। ठीक है, इसमें सेम आपको सब कुछ रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, पीआरबीसी रहेगा, प्लेटलेट रहेगा। बस उसमें आपका क्या जाता है, एक आपका सैगम आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, प्लेटलेट प्लस सैगम, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चौथे में क्या ऐड हो जाता है, आपका सैगम ऐड हो जाता है। तो अभी सैगम के बारे में बात करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, इसका बर्मा सैगम क्या है अभी बात करते हैं, पूरा सैगम साग जो भी कह पाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेना बच्चों, ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। सिंगल बैग क्या होता है, सिंगल ब्लड बैग का मतलब इसमें जो भी आपका ब्लड होता है पूरा जो डोनर से लेते हो पूरा पूरा उसी में रखा रह जाता है, वो आपका क्या होता है, सिंगल बैग होता है। डबल बैग का क्या मतलब होता है, डबल बैग का मतलब होता है यहाँ पे आप प्लाज्मा सेपरेट कर लोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के दौरान, और एक में आप पीआरबीसी रख दोगे, एक में आप प्लाज्मा रख दोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, एफएफपी हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रिपल बैग में क्या करते हैं, ट्रिपल बैग में अब हमारे पास तीन बैग है, तो एक में तो सबसे पहले हम होल ब्लड लेंगे ना, इसमें हम होल ब्लड लेते हैं, उसके बाद में एक इसमें हम प्लाज्मा डाल देंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करके, फिर इसमें हम क्या कर देंगे, प्लेटलेट डाल देंगे, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा नहीं होता कि पहले किसी तीसरे बैग में लेंगे यहाँ पे, फिर इसमें ये डालेंगे, फिर एक में पूरा ले लेते हैं, पूरा आपका होल ब्लड ले लेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक में प्लेटलेट डाल देंगे, और जो पीआरबीसी बचा इसके नीचे आपका यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रखा जाता है, और इसमें आपका सागम डाल दिया जाता है, जिससे कि जो आपकी कह सकते हो कि टाइमिंग है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना इसके बारे में अब, ठीक है। अब ये हो गया, अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो बन रहा है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा, तो हमें नहीं लग रहा है कि अभी पूछा गया है फिलहाल। मुत्तुराज जी बता रहे हैं भाई, सैगम का फुल फॉर्म वगैरह सबको नीचे मैंने मेंशन किया, तो पहले बताने से क्या फायदा बच्चे। अब यहाँ पे जो है ये लेबल जो है ना, बैग का जो कलर होता है, ये जो आपका बैग है, इस बैग पे कौन सा कलर होता है, ये आपके ग्रुपिंग के हिसाब से डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो अब आप ये में समझ लेंगे हमारे ब्लड बैंक में कुछ कोई दूसरा कलर चल रहा है, ये वो, ठीक है। ये जो आपकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ना, इसी के टाइपिंग के हिसाब से आपके ब्लड बैंक का जो बैग होता है उसका कलर यहाँ पे डिसाइड होता है। मतलब कि वो बैग का कलर तो आपका सेम रहेगा, बस उस पर जो लेबलिंग लगी होती है उसकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो एक कागज की लेबल लगी होती है, उस लेबल की कलर जो है वो आपके एबीओ टाइप के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। साइज की बात करेंगे, ठीक है, बुक की बात करेंगे, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है इससे आपको नहीं मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपके पास क्या है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो है, तो कौन सा आपका लेवल मिलेगा, तो आपको ब्लू कलर का लेवल मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, ब्लू कलर का लेवल मिलेगा। अगर आपका जो ब्लड ग्रुप ए है भाई, तो उसके लिए आपको येलो का मिलेगा, ठीक है। आपके पास जो लेबल मिलेगा आपके बैग पे लगा हुआ आपका येलो का मिलेगा। अगर आपके पास बी है तो आपको क्या मिलेगा, पिंक वाला मिलेगा, ठीक है, पिंक वाला। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी वाला है तो आपका ये व्हाइट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका, सफेद व्हाइट कलर का आपका लेबल यहाँ पे मिलेगा आपके
ब्लड बैंक पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो आपका ये बना हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखना, ये जो पॉइंट बना हुआ है इधर वाला, ये इतना इतना सा, इसी पे आपका लेवल चिपकाया जाता है भाई। ठीक है, इसी पे आपका लेवल चिपकाया जाता है। तो जिस प्रकार का आपका ब्लड ग्रुपिंग होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल दिया जाएगा। ओ के लिए आपका ब्लू कलर, ठीक है, ए के लिए आपका येलो कलर, बी के लिए आपका पिंक कलर, और उसके बाद में अगर ए बी की बात करेंगे तो ए बी का क्या हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है भाई, ए बी का व्हाइट कलर हो जाता है। तो इतना आपको क्लियर कर लेना है, इतना आपको लर्न कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लो, सुबह शाम इसको चाय पीते समय याद करो, ताकि आपका जो लेवल है कलर का वो आपको लर्न हो जाए। ठीक है, और सारी चीजें हमें लग रहा है कंफर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, हाँ, अब यहाँ पे हमने मेंशन किया है कलेक्टेड ब्लड शुड बी एज स्टोरेज। तो हमने पहले भी टाइमिंग बता दी है आपको, स्टोरेज टाइमिंग जितने भी एंटी कोवलेंट है उनके वहां पे लिख दिए थे साथ में, बट यहाँ पे एक साथ में और हमने लिखे हैं, और एक आपका जो हिपेरिन है और दूसरा आपका जो साइगम है उसकी बात यहाँ पे हम अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे लिखा है स्टोरेज में क्या लिखा है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमने क्या बताया था, 2 to 6, 2 to 8, दोनों को याद रखना बच्चे, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में शायद 2 to 6 एक बार पूछा गया है। ठीक है, एक बार क्या मतलब कि जब मैं पेपर दिया हूं तब की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 to 6 पूछा गया है, इसीलिए मेरे दिमाग में 2 to 6 याद रहता है। ठीक है, शैलेंद्र भाई कोई ट्रिक बता रहे हैं, अगर ट्रिक से आप याद कर पाओ उनके ट्रिक से तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से सब लोग ट्रिक बना लेना। ठीक है, तो भैया जो आप ब्लड स्टोर करोगे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में इसको स्टोर करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन वेरियस एंटीकोगुलेंट इज एज फॉलो, यानी कि जो स्टेबिलिटी है आपके ब्लड का वो आपके अलग अलग प्रकार के एंटीकोगुलेंट में अलग अलग होगा। सीपीडी ए1 की बात करेंगे आपकी 35 दिन हो जाएगी भाई, जो कि हमने बता दिया। सीपीडी जो हमने बताया आपका 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, और एसीडी का जो हमने बताया वो आपका 14 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 14 दिन हो जाएगा। हिपेरिन की भी बात की जाती है। एक्चुअली में जो हिपेरिन वाला ब्लड है ना, हिपेरिन ब्लड हमेशा जो कहते हैं कि कहाँ पे यूज होगा, तो जो आपका हार्ट सर्जरी होता है, हार्ट सर्जरी पे, हार्ट सर्जरी के केस में कभी कभी आपकी हिपेरनाइज ब्लड को मांगा जाता है। ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल नहीं बता रहे, एज ए बुक की बात बता रहे हैं कि आपका जो हिपेरिन वाला ब्लड है वो आपके हार्ट सर्जरी के दौरान मांगा जाता है, और इसका जो स्टोरेज टाइम होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज में आप 48 घंटे के लिए रख सकते हो। कितने दिन के लिए, 48 घंटे के लिए रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप 48 घंटे के लिए रख सकते हो हिपरनाइज ब्लड। कभी आपके एग्जाम में आ गया कि हिपरनाइज वाला जो ब्लड होता है ब्लड बैंक में, या फिर आपका किस प्रकार के यूज में आता है, तो आपका कहाँ पे आता है भाई, तो आपका ये हार्ट के सर्जरी में या फिर हार्ट वाली डिजीज में कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट, हमने जो 4 बैग देखा था आपने उसमें साइगम लिखा था, SAGM। ठीक है, SAGM, तो साइगम की अगर बात करेंगे बच्चों तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है S फॉर सेलाइन, A फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्लूकोज और एम फॉर मालिटोल। ठीक है, अगर ये आप यहाँ पे मिला देते हैं अपने ब्लड बैंक में, तो इसका जो स्टोरेज टाइमिंग है कहीं ना कहीं 49 दिनों के लिए हो जाता है। कितने दिनों के लिए, 49 दिनों के लिए हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना 49 दिनों के लिए अगर आपको चाहिए तो आप अपने बैग में क्या मिला दीजिए, साइगम मिला दीजिए। ठीक है, देखो एडेनिन आप जब मिला रहे थे तो 35 दिन मिल रहा था, यहाँ पे जब आप एडेनिन मिला रहे हो तो 35 हो रहा है, लेकिन इन केमिकल को अगर और मिला दे रहे हो तो आपकी जो स्टोरेज टाइमिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाँ सॉरी संदीप भाई ये 42 ही होगा। ठीक है, 42 ही लिख लो, क्योंकि आपके बुक में जो है ना, हमें लग रहा था उल्टा हो गया, या फिर मुझसे ही गलती हो गई होगी, सॉरी भाई बच्चों। ठीक है, ये आपका 42 दिन होगा। ठीक है, अगर बुक में गोटकर वाले 49 दिन लिखा होगा तो आप उसको भी समझ लेना, बट आपका एग्जाम में जो आता है 42 दिन आता है, तो एग्जाम वाला ही समझ के रखना। ठीक है भाई, एग्जाम वाला ही समझ में रखना। सर शैलेंद्र कह एसीडी 100 ml में कितना मिक्स करेंगे, शैलेंद्र भाई ऊपर देखो, आओ ऊपर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, आओ थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं, जल्दी से आओ भाई पहुंचो। देखो शैलेंद्र भाई हमने बताया है ये, ठीक है, 3 पॉइंट हमने बताई, फिर से समझ लेना। हमने बताया कि जो आपकी एसिडी सोल्यूशन होता है ना, एसिड, ठीक है, डेक्सट्रोज जो आपका होता है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें हम 3 प्रकार का सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एक आपका ठीक है NiH सोल्यूशन ए, NiH सोल्यूशन बी, और एक बनता है ब्रिटिश फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, NiH का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और इसके हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो NiH फार्मूला ए अगर बनाओगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से मात्रा लोगे, और इसमें कुछ इस प्रकार से मात्रा लोगे। ठीक है भैया, और आपका अगर ब्रिटिश के हिसाब से बना रहे हो तो ब्रिटिश में कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आप प्रेजेंट लोगे, और जो बनाओगे तो ये बताया हुआ है कि अगर आप NiH ए सोल्यूशन को यूज कर रहे हो तो आपकी जो स्टोरेज टाइम है, सॉरी,
जो आपका मात्रा होगा 15 ml होगा, यानी कि 15 ml पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। अगर आप NiHB सोल्यूशन ले रहे हो तो 25 ml पर 100 ml ब्लड। अगर आप ब्रिटिश फार्मूला को यूज करें तो 28.5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब क्लियर हुआ शैलेंद्र भाई? ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। तो देखो भैया, हमने ब्लड बैंक का जितना भी पॉइंट था एंटी कोगुलेंट का और इसके बैक से कुछ रिलेटेड जो प्रश्न थे, इसको हमने यहाँ पे समझो कि सॉल्व करा दिया। सॉल्व का मतलब थ्योरी के माध्यम से हमने इनको समझा दिया है, ठीक है। बिल्कुल भाई, 42 दिन होता है, इसको लिख लेना, 49 मत देखना, ठीक है। अगर बुक में लिखा भी होगा तो मान लेना तब भी 42 दिन है, क्योंकि जो आपकी गोटकर है कहीं ना कहीं उसका डिफर हो जाता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है उसी को तो हम समझेंगे ना। तो 1 मिनट को भाई रिवीजन करा दें। सैगम यार, तो देख, सैगम का एक अलग बैग आता है, क्वांटिटी देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक अलग सी बैग में, छोटी सी बैग में पूरी रखी होती है, उसकी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ सॉरी, 14 ml तो होगा बिल्कुल, हाँ यार संदीप, सेम तो बताया था हमने, हमने कहा था कि सॉरी, बिल्कुल। देखो, जो आपकी सीपीडी है ना, सीपीडी के हिसाब से चलेगा। 14 ml आपका सीपीडी में ले रहे हैं, 14 ml आपका सीपीडी A1 में भी ले लेंगे, और 14 ml आप यहाँ पे सैगम वाले में लेंगे। पूरी आपकी 100 ml की बात कर रहा है, ठीक है, 100 ml आप ब्लड की बात कर रहा है। अब सैगम कितना मिलाते हैं वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एडनिन मिलाते हैं 27.5 मिलीग्राम पर एडनिन पर लीटर ऑफ सोडियम, इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है। तो उसको भाई देख लेंगे एक बार कि सैगम कितना मिलाते हैं, ठीक है। तो बताओ कि एक बार रिवीजन करा दें या फिर हो गया, आपका समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स। मैं रिवीजन करा दें या फिर एमसीक्यू वाला सॉल्व करा दें? बैग एक बार करा दें, बैग वाला। बैग में यार कुछ है नहीं, देखो, सिंगल बैग अगर यूज कर रहे हो तो पूरे होल ब्लड के लिए होगा। डबल बैग अगर यूज कर रहे हो तो आपका दो भाग बटेगा, एक प्लाज्मा यानी कि एफएफपी और एक आपका पीआरबीसी, ठीक है, पैक्ड सेल आरबीसी। उसके बाद में अगर ट्रिपल बैग यूज कर रहे हो तो आपका एक प्लेटलेट का हो जाएगा, एक पीआरबीसी का, एक प्लाज्मा का। और अगर आप 4 बैग का यूज कर रहे हो तो इसमें भी आपका सेम चीज रहेगा, बट आपका जो एक अगला बैग बन जाता है वो आपके सैगम का बन जाता है, ठीक है। ठीक है संदीप, एमसीक्यू करा दे रहे हैं, अभी यूट्यूब पे ही होगा ना। करा दे रिवीजन, ठीक है, करा दे रहे रिवीजन, समझो यार, रिवीजन भी देख लो आप लोग, काहे थोड़ा के लिए आपको प्रसाद छूट जाए, ठीक है। देखो भैया, आज का जो क्लास था इसमें हम लोग ब्लड बैंक के एंटी कोगुलेंट के बारे में पढ़े। एंटी कोगुलेंट के बारे में आप सभी को पहले से पता होगा। एंटी का मतलब होता है प्रति, यानी कि रोकना, और कोगुलेंट का मतलब होता है थक्का, यानी कि थक्का बनने से जो केमिकल होता है, ठीक है, कि हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, उससे हम क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने बताया कि जो ब्लड बैंक का एंटी कोगुलेंट होता है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया में आपका क्या है, इसमें बताया गया है, पहला क्राइटेरिया कि ऐसा एंटी कोगुलेंट होना चाहिए जो कम मात्रा में यूज करें, कम मात्रा में यूज करें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को हमारे वो क्या कर सके, उसको क्लॉट होने से रोक सके। दूसरा जो पॉइंट था हमारे क्राइटेरिया में, ये बताया गया है कि जो आपका एंटी कोगुलेंट हो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और आपका जो रेसिपिएंट है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव न डाले। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, ये बताया गया है कि आपका जो एंटीकोगुलेंट आप जो ले रहे हो, ये एंटीकोगुलेंट आपका जो भी कंपोनेंट है, चाहे आपका प्लाज्मा है, पीआरबीसी है, ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज करें, पीआरबीसी है, प्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद में आपका चाहे होल ब्लड है, चाहे आपका क्रायोप्रेसिपिटेट है, उन सभी में कोई सेल में कोई अल्टरनेशन कॉज ना करे, ऐसा एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ये ऐसा एंटीकोगुलेंट होना चाहिए जिसकी जो स्टेबिलिटी है वो लंबे समय तक बढ़ती रहे। जब हम इसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखें तो इसकी जो स्टेबिलिटी है आपकी क्या हो, बढ़ती रहे, ठीक है, इंक्रीज होती रहे। तो ब्लड बैंक में ऐसे एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में यहाँ पे हमने बताया कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट हो सकते हैं। एसिडी यानी कि एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज आपका, इसकी अगर हम बात करेंगे स्टोरेज की टाइमिंग की, तो आपका 14 दिनों के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 फार्मूला बताया है कि 3 फार्मूले से आप एसिडी सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। NiH फार्मूला ए, NiH फार्मूला बी, और इसके बाद में एक ब्रिटिश सोल्यूशन के हिसाब से। उसके बाद में हमने बताया कि अगर आप यहाँ पे कि कौन सा सोल्यूशन ले रहे हो जिसके हिसाब से उसके जो कह सकते हो कि मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप NiA सोल्यूशन ए ले रहे हो तो अगर उसका मात्रा को आप लें तो 15 ml पर 100 ml आप ब्लड होना चाहिए। NiH के सेकेंड वाले फार्मूला की बात करें तो 25 ml आपको 100 ml आप ब्लड होना चाहिए। और अगर ब्रिटिश फार्मूला की बात करते हो तो 28.5 ml पर 100 ml आप
ब्लड होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो हमारा एंटी कोगुलेंट है सीपीडी सोल्यूशन। सीपीडी सोल्यूशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। क्या हो जाता है? साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। इसकी अगर बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड आपका 3.2 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 25.8 ग्राम, ग्लूकोज आपका 25 ग्राम, सोडियम फास्फेट आपका 2.1.8 ग्राम आपका यहाँ पे, यानी कि 2.18 ग्राम आपका यहाँ पे पड़ा होता है। डिजोल्व किया जाता है 1000 डिस्टिल वाटर में। उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर आपको 100 ml में इसको यूज करना है तो आप क्या लोगे? 14 ml ले लोगे। कितना? 14 ml आप एंटी कोगुलेंट ले लेना, यानी कि आप सीपीडी ले लेना, और 100 ml आप क्या ले लेना? ब्लड ले लेना। ठीक है, यानी कि 100 ml ब्लड में 14 ml आप यहाँ पे क्या, ठीक है, आप यहाँ पे जो सीपीडी सोल्यूशन है एंटी कोगुलेंट का उसको यूज करोगे। टाइमिंग क्या होगी स्टोरेज की? तो आपकी ये होगी 21 दिन के लिए। ठीक है, यानी कि सीपीडी वाले सोल्यूशन में आप इसको 21 दिन के लिए यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट की कितने दिनों के लिए यूज कर सकते हो। और साथ में आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि 100 ml ब्लड में कितना आप यहाँ पे एंटी कोगुलेंट यूज करते हो, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका एंटी कोगुलेंट बनता है सीपीडी ए सोल्यूशन बनता है। सीपीडी ए1 की बात करें तो इसमें सेम इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, साइट्रेट फास्फेट डेक्टोज। ए का केवल मतलब हो जाता है आपका एडेनिन। क्या हो जाता है आपका? एडेनिन। एडेनिन जो हम मिलाते हैं, जो आपका सीपीडी का सोल्यूशन था, सेम मात्रा में सब कुछ पड़ेगा, बस केवल आपका जो एडेनिन वाला पॉइंट है ये आपका 27.5 मिलीग्राम पड़ेगा। और जो आपका एडेनिन है ये क्या करता है? आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी के एटीपी को मतलब कि क्या करता है, जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल है उसको कहीं ना कहीं इनहेंस करता है, और आपके जो ब्लड है आरबीसी जो है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो आरबीसी को अगर कोई मेंटेन कर रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। तो सीपीडी-ए1 का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो 35 दिनों के लिए हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद कर रखना है कि सीपीडी-ए1 की जो टाइमिंग है 35 दिन के लिए है, और जो सीपीडी है वो आपका कितने दिनों के लिए है? वो आपका यहाँ पे 21 दिनों के लिए है। एफआर क्या होता है? तो आपका एडेनिन होता है। क्या करता है? तो आपके आरबीसी की जो लाइफ है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बैग के बारे में बताया कि कितने प्रकार के आपके बैग होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि पहला सिंगल बैग कहते हैं, दूसरा डबल बैग, ट्रिपल बैग, उसके बाद में चौथा बैग, यानी कि 4 बैग आपके लगे होंगे एक साथ में। सिंगल में पूरा होल ब्लड, डबल में प्लाज्मा और पीआरबीसी, यानी कि प्लाज्मा, एफएफपी और आपका पीआरबीसी यानी कि पैक्ड सेल आरबीसी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रिपल में आप प्लाज्मा पीआरबीसी और आपका प्लेटलेट, और 4 में आप क्या करते हो? तीनों चीज, प्लाज्मा, पीआरबीसी और आपका प्लेटलेट रहता है, लेकिन चौथा जो आपका आ जाता है वो सैगम आ जाता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो आपकी ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपके जो बैग का लेबल होता है, जो आपके बैग पे एक लेबलिंग लगी होती है, उस लेबलिंग का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अगर आपका ब्लड ग्रुप वो है तो आपकी जो लेबलिंग मिलेगी बैग वो आपकी ब्लू की। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको येलो कलर का, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको पिंक कलर का, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपकी ये व्हाइट कलर का लेबल मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया कि जो स्टोरेज की टाइमिंग है वो अलग अलग एंटी कोगुलेंट के हिसाब से अलग अलग होती है, बट ध्यान रखना कि सभी जितने भी आपके एंटी कोगुलेंट है, जो फ्रीजिंग पे स्टोरेज की टाइमिंग है होल ब्लड की, वो आपकी कितनी होती है? तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होती है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होती है, ये आपको यहाँ पे समझना है। सीपीडी एवन की 35, सीपीडी की 21, एसीडी की 14 दिन। और यहाँ पे हमने बताया हिपेरनाइट ब्लड भी कभी कभी हम यूज करते हैं, तो इसको हम 48 घंटों के लिए यूज करते हैं। हिपेरनाइट जो आपका ब्लड होता है हार्ट के सर्जरी के लिए उपयोग होता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो चौथा बैग था उस चौथे वाले बैग में हम बच्चे क्या लेते हैं? सैगम का उपयोग करते हैं। अब सैगम होता क्या है? तो सैगम का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सेलाइन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्लूकोज, और आपका एम फॉर क्या हो जाता है? मालिटोल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपके एग्जाम में सैगम से प्रश्न क्या बनता है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सैगम का, अगर आप सैगम वाला ब्लड ले रहे हो तो उसकी जो स्टोरेज टाइम है कितनी हो जाएगी? तो वो आपकी 42 दिन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपका ये प्रश्न बनता है कि सैगम में एस फार क्या है, सैगम में ए फार क्या है, सैगम में जी फार क्या है। या फिर आपके प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि लिख देगा कि आपका जो मतलब कि जो आपका सैगम है, सैगम के लिए सारे लाइन सही है। ठीक है, अब उसमें उसके सारे फुल फॉर्म दे देगा, उसमें एक में कुछ अलग कर देगा, यानी कि ग्लूकोज की जगह कुछ कर देगा, एडनिन की जगह कुछ कर देगा। वो आपको बताना रहेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रश्न बनता है, मैं बार बार कहूंगा, और आपको ये समझ के रखना है कि इसका अगर पूरा फुल फॉर्म लर्न कर लोगे और स्टोरेज टाइमिंग अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एनएचए में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इस बार भी सैगम से एक प्रश्न आया था, मैं खुद गलत करके आया हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको गलत मत करना। गलती इस तरह से हुई थी कि टाइमिंग कम था, ठीक है, मतलब कि सारे प्रश्न हो गए थे, एक दो प्रश्न बचे थे, कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, तो वहां पे क्या हुआ था, ठीक है, उसको गलत करके हम चले आए थे। तो मैं अपना जो मेरे ऊपर जो आप बीती बनी है ना उसको मैं बताता हूँ। तो ये मत सोचना कि यहाँ टीचर होके गलत करके आए हैं,
ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होंगी, आपसे होंगी, बट जो मैं गलती कर चुका हूँ आपसे ना हो, ये मैं बार बार आपसे बताऊंगा कि ये चीज आप सही कर लेना। ठीक है, तो अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। हमने सारी चीजें बताई, एक बार रिवीजन कराया। अब मिलते हैं अपने यूट्यूब वाले क्लास में। 5-10 मिनट हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो भाई जल्दी से आप लोग 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर यूट्यूब वाले क्लास पे आ जाओ। ठीक है, तो सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक बार कमेंट कर दो यार, जल्दी से कमेंट करो 1 मिनट के अंदर। ठीक है हेमलता, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू बच्चे। ठीक है चेतना। हाँ भाई, अपने जो आपका टेस्ट है, टेस्ट के लिए तैयार रहना। नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है, क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, सब हमने बता दिया है टीचमेंट एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, थैंक यू।